हेलो फ्रेंड्स, 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद शाह, सूरत के सीनियर फैमिली फिजिशियन, ग्रेट सोशल वर्कर, बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको पार्किंसन या बहुत सारी बीमारियों के बारे में, उनके पेशेंट के दुख दर्द के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। सो उनसे अच्छा कौन होगा। तो पेशेंट यूजुअली हमारे पास जो आते हैं उनके एक ही सवाल है, मुझे क्यों हुआ, अब क्या होगा, कैसे करूँ। कंताबेन, आपको आज भी विचार है, आज है वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल। डॉक्टर जेम्स पार्किंसन 1870 का आज उनकी बर्थडे। इनिशियली उनको हम बोलते थे शेकिंग पाल्सी। तो मैडम, आपने शुरू में ही बोला है, लोगों के दिमाग में एक बात बार बार आती है कि मुझे ही क्यों हुआ, अभी मैं किस तरह मेरी लाइफ पास करूँगा, मेरा क्या होगा, रिलेटिव कैसे मेरी केयर करेंगे, दवाइयाँ क्या होगी। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात ऐसी घुस गई है कि कभी अच्छी होने वाला रोगी नहीं है। ओके, मैं अपनी जो लास्ट सवाल था ना, अच्छा होने वाली बीमारी नहीं है, उसके साथ एग्री करती हूँ। बीमारी अच्छी नहीं होने वाली है, ठीक है, पर बीमारी के साथ आप अच्छी तरह से जी सकते हो। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा सवाल, बीमारी मुझे ही क्यों हो रही है। एक तो उम्र के साथ, आपके आजकल उम्र सबकी बढ़ रही है, तो बढ़ती उम्र के साथ में न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस काफ़ी होते हैं। उसमें से एक है पार्किंसन। फिर जेनेटिक का रोल सिर्फ जीन्स का नहीं है, उसके साथ में दूसरे फैक्टर्स आते हैं। एनवायरनमेंट, अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, आजकल पोल्यूशन कितना है, पेस्टिसाइड्स का यूज, उसके कारण भी ये बीमारियाँ सब बढ़ती हैं। इसके साथ मेरे को याद आया, पेट का और इस बीमारी का बहुत रिलेशन है। बोलते हैं कि बगैर पेट की फ्लोरा बिगड़ गई, यानी पेट के अंदर आपको मालूम होगा विनोद भाई, आपको तो पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसको हम माइक्रोबायोटा बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ में रह रहे हैं। जैसे आप मेरे साथ रह रहे हो तो आप मेरे 2-4 काम करोगे, मैं आपकी 2-4 काम करूँगी। वो हमारे पेट की खुराक खा रहे हैं, तो उसके साथ हमारे को दूसरी चीज़ें बना के भी दे रहे हैं। वो क्या बना के दे रहे हैं, हमारे को जो ज़रूरी है वो विटामिन्स, राइबोफ्लेविन, बायोटीन, उसके सिवा स्मॉल चेन फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दिमाग को हेल्दी रखने के लिए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखने के लिए। और ये सब चीज़ें बनाते हैं। अब इनको नुकसान हो गया, आपने एंटीबायोटिक खाया, कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हो, रोज़ के ड्रिंक्स ले रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। ये क्या बोलते हैं कि आपके जो पार्किंसन की बीमारी होती है, जो सिन्यूक्लिन ये बोलते हैं ना, वो इसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। और वो गड़बड़ काफ़ी बार आपके दिमाग, पेट की नसों से दिमाग तक चली जाती है, और उसके कारण काफ़ी बार पेशेंट को बीमारी होने के पहले ही स्मेल चला जाता है। हाँ, काफ़ी जनों को नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बीमारी होने के पहले। सो पेट का और इस बीमारी का काफ़ी नज़दीक का रिलेशन है। उसके सिवा नींद, आप नींद पूरी नहीं लोगे, आपको पता होगा नींद के अंदर आपकी बॉडी सोती नहीं है, आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सो जो कचरा है वो सब हटा देता है। नींद पूरी नहीं होगी तो ब्रेन के अंदर सब कचरा अटका हुआ होगा, वो सफाई नहीं होगी तो ब्रेन के अंदर की हेल्दी सेल मर भी जाएगी, और पार्किंसन जैसी बीमारियाँ होने वाली हैं। केमिकल से भी होता है, बहुत सारी मेडिसिन से होता है, काफ़ी बार साइकियाट्रिक मेडिसिन से भी पार्किंसन जैसे होता है, पर वो दवाइयाँ बदली करने के बाद या बंद करने के बाद में वो बीमारी रिकवर हो सकती है। सो ऐसे तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, उन सब से होता है। तो हमें अगर किसी को पार्किंसन हुआ है तो हम 2 चीज़ें देखते हैं, इसमें से कोई चीज़ ऐसी है क्या कि जो अच्छी हो सकती है, वो पार्ट हटा दो, और नहीं अच्छी होने वाली है, प्राइमरी पार्किंसन है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। पर प्राइमरी पार्किंसन एक दिन में नहीं होगा या बहुत जल्दी से नहीं होगा, तो किसी को बीमारी अचानक बिगड़ रही है या हुई है तो फर्स्ट थिंग अर्जेंटली कंसल्ट करो, फाइंड आउट करो दूसरी कोई ट्रीटेबल बीमारी है क्या। मैडम, आपने बहुत विस्तरण पूर्वक बताया कि पार्किंसन होने का कारण क्या हो सकता है। माइकल जे फोक्स फाउंडेशन ने आपने जो बात कही कि 8-10 साल पहले स्मेल चली जाती है, नींद में वो दर्दी, कभी कभी चीज़ पाड़ते हैं, नींद पूरी नहीं आती है, कॉन्स्टिपेशन 5 साल पहले चालू, पर ये जब लोगों को पता लगता है पार्किंसन तो पीछे जाके देखते हैं, तो आप मैडम, आपके पास जो मरीज आते हैं, मुझे ऐसा लगता है घूम घूम के आते हैं, तो आप कैसे निदान करते हैं कि आपको पार्किंसन, इसी कोई ब्लड टेस्ट भी है?
देखो, फर्स्ट थिंग, पार्किंसन का पेशेंट काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट ऐसे केबिन में से अंदर आता है, वो जिस ढंग से चलता आता है, अगर पेशेंट चल रहा है उसका एक हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा है और दूसरा ऐसे हिल रहा है, थोड़ा सा झुका हुआ है, चाहे वो दूसरा पैर भी उसका जो हाथ नहीं हिल रहा है वो अटक रहा है, तो उस पर से लगता है कि इसको पार्किंसन नहीं है ना, देख लो। और काफ़ी बार तो पेशेंट उस कारण के लिए आपके पास आता ही नहीं है और कोई दूसरे कारण के लिए आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि उसको ये तकलीफ है। फिर दूसरा, हाथ में घर में काम करते हैं, तो काम करते वक्त लेडीज़ होगी ना, तो हाथ में वो स्पीड कम होते जाता है, धीमे धीमे स्लोनेस आ जाती है, तो वो एक सिम्टम है। एक तो ये मूवमेंट, आप पेशेंट चलते आ रहा है, गेट देख रहे हो, तो उसका वो हाथ की मूवमेंट कम हो गई है एकदम। दूसरा, घर में काम करते हुए उनका स्पीड कम हो रहा है, इसे ब्रेडिकाइनेमिया बोलते हैं, मूवमेंट स्लो होती है। अगर मैं पेशेंट को पार्किंसन से बोलूँगी ऐसे 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 कर, तो वो ऐसे करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा फास्ट, और स्पीड और धीमे धीमे कम होता जाएगा, वो एक लक्षण है। फिर तीसरा, धुजारी। हाँ, धुजारी के लिए पेशेंट जल्दी से आ जाएगा, अगर उसने नोटिस किया मेरा हाथ धुज रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर पार्किंसन की धुजारी और दूसरी धुजारी बहुत अलग होती है। पार्किंसन की धुजारी एट रेस्ट होती है, पेशेंट ऐसे बैठा है और ऐसे ऐसे हाथ हिलते रहते हैं। काफ़ी बार पेशेंट को मालूम ही नहीं होता मेरे हाथ धुज रहे, कोई दूसरा नोटिस करता है कि भाई ये तेरे हाथ धुज रहे, वो बोलेगा ऐसे हाथ की पोजीशन बदली, वो चली गई, वो बोलेगा मेरा हाथ कहाँ धुज रहा है, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा, रिजिडिटी, उसके कारण कड़क हो जाता है, तो उसके कारण उसको जल्दी से मूवमेंट भी नहीं होती, दुखता भी रहता है। काफ़ी बार रिजिडिटी के लिए पेशेंट ऑर्थोपेडिक के लिए चले जाते हैं कि भाई मेरे को कोई जॉइंट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। सो इस ढंग से ये प्रेजेंटेशन है। सो 3 मेन लक्षण मैं बताऊंगी आपको। एक, रिजिडिटी, कड़क हो जाता है। मेरे पास एक बस कंडक्टर था, उसको टिकट फाड़ने थे, अब वो हाथ इतना एक्चुअली उसका स्लोनेस हो गया था कि वो जल्दी जल्दी फाड़ नहीं पा रहा था। दूसरा मेरा एग्जाम्पल है, स्कूल की टीचर, उसको लिखना था, हाथ ऊपर करना है, लिखना है, उसको बहुत तकलीफ होती क्योंकि हाथ बहुत कड़क हो गया था। सो ट्रेमर्स का तो आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी ट्रेमर्स होगी तो लोग डॉक्टर को कंसल्ट करते ही हैं। बस वो हमें नक्की करना है कि पार्किंसन की है या नहीं है। पार्किंसन की बीमारी में प्राइमरी गिरना बहुत जल्दी नहीं होता है। पार्किंसन की बीमारी एक ही साइड में शुरू होती है, शुरू में तो बैलेंस सब अच्छा होता है। पार्किंसन की बीमारी में शुरू में ऐसे पेशेंट को लगता है कभी मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, कभी प्रॉब्लम लगता है। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है शुरुआत के। मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह बताया, कमर से झुक के चलना, पाँव दर्दी उचक नहीं सकता है, सो सफलिंग गेट उनको बोलते हैं, रिजिडिटी है, बाम्बू लाइक ऐसे ही बैठ जाते हैं। मैंने 2-3 मरीज को ऐसे देखा, मैंने देखा हम हिप जॉइंट ने नी फ्लेक्स करते वो सीधे लकड़े के गट्ठे की तरह बैठ जाते हैं। उन्होंने एक पेशेंट है वो बटन बंद नहीं कर सकता था, एक टॉयलेट में सोचा वो गिर गया, हमने देखा वो बोला ताकत नहीं है, उनको जब 5 किलो का सब्जी लेके आने का तो वो बोला मेरे में से वजन नहीं है। तो ये सब जो सिम्टम है, वीकनेस, डोपामिन है नहीं तो ये होने वाला है। आपने अच्छी तरह मैडम उनके सिम्टम्स डिस्क्राइब किए, पर ये शायद मेडिकल भाषा में बोला तो मोटर सिम्टम्स है, तो और कोई सिम्टम्स है अलग अलग मैडम? हाँ, ये मोटर सिम्टम्स है। पार्किंसन के पेशेंट में उठने में दिक्कत होती है, वो ऐसे पेशेंट को उठना होगा ना, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं उठ पाएगा, उसको ऐसे 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 करके फिर धीमे धीमे वार्म अप करके उठेगा। ये पार्किंसन हुआ। पर ये पेशेंट अगर ऐसे है और ऐसे धपक के बैठा है तो वो पार्किंसन नहीं है, वो शायद PSP या पार्किंसन प्लस बीमारी है, वो टोटली अलग बीमारी। फिर पार्किंसन के सिम्टम्स के सिवा आपका जो सवाल था, दूसरे सिम्टम्स बहुत सारे हैं। अगर आप ऊपर से नीचे तक जाओ तो सिम्टम ही सिम्टम मिलेंगे। सबसे चेहरे के ऊपर भाव नहीं, पेशेंट बोलता है, उसकी बोलने का तरीका, उसका आवाज़ बहुत धीमे आवाज़ होता है और एकदम फास्ट बोलता है। जैसे मुझे बोलना है मेरा नाम कांता पुत्रा है, वैसे मेरा नाम कांता पुत्रा, उनको सामने वाले को समझ में नहीं आता। आवाज माइक्रोफोनिया बोलते हैं, आवाज एकदम छोटा हो जाता है। हाँ, आवाज धीमे हो जाता है, धीरा हो जाता है। हाँ, माइक्रोग्राफिया लिखने में तकलीफ होती, छोटे छोटे अक्षर होते हैं। एक्चुअली क्या शुरुआत बड़े से करेगा, फिर बाद में ऐसे बड़ा लिख के फिर बाद में ऐसे 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 छोटे छोटे अक्षर होते जाएंगे, माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। उसकी हैंडराइटिंग डिफिकल्टी, फिर मुंह पे सलाइवेशन क्योंकि सैलन पूरा नहीं होता, फिर आई ब्लिंकिंग वो भी कम हो जाती है, हंसना, इमोशनल रिएक्शन
वो भी वो जल्दी से नहीं करता कि अपने कोई को घर वालों को ऐसे शुरू में लगता है। काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट की रिजिडिटी या ये ध्यान में नहीं आता है, फिर घर वालों को ये ध्यान में आता है कि ऐसे क्या है आजकल ऐसे मुंह चढ़ा के बैठे हैं। हाँ, काफ़ी बार साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है, डिप्रेशन में तो नहीं है ना बोल के। तो वो एक प्रेजेंटेशन, हाथ में रिजिडिटी होती है, ट्रेमर्स होते हैं, लिखने में दिक्कत आती है, साइन बदल गई बोल के काफ़ी बार पेशेंट आते हैं कि भाई क्या करें, बैंक में साइन नहीं चलेगी। सो एक कॉमन प्रेजेंटेशन। उसके सिवा दूसरे स्मेल चला जाता है काफ़ी उनका, सलाइवेशन का बताया था मैंने शायद, और हाँ कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। काफ़ी बार पेशेंट्स को पेट के सिम्टम ज़्यादा होते हैं, बेल्सिंग, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन का प्रॉब्लम, ये सब कॉमन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलती है वो उनकी इन्वॉल्व हो जाती है, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ऐसे तो देखने जाओ तो शरीर में हर जगह उनको थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम होते हैं। तो मैडम आपने बोला लेब टेस्ट ऐसी डोपामिन ये करने का कोई उनका मार्कर नहीं है, तो आप एमआरआई के सीटी स्कैन के एक्सरे का बोल सकते हैं? देखो एमआरआई इसलिए करना है जस्ट मेक श्योर इट इज़ नॉट समथिंग एल्स, बराबर है। बाकी अगर हिस्ट्री जब 2-3 साल से चल रही है, पेशेंट के मामला बहुत बिगड़ नहीं रहा, तो ठीक है, ऑब्वियसली पार्किंसन ही है, उसके सिवा लैब टेस्ट कोई नहीं है। पर मैं एक टेस्ट करती हूँ, मेरे यहाँ पे हमारे पेशेंट आता है, पार्किंसन लगता है, पर काफ़ी बार क्या डायग्नोसिस एक्सेप्ट करना उसको बहुत मुश्किल होता है, तो हमें प्रूव करना पड़ता है कि इस दवा से आपको फ़ायदा होगा, आप लो। तो उसको हम एक टैबलेट पिला देते हैं डोपामिन, और उसको बोलते हैं 1 घंटा बाहर बैठो, और काफ़ी बार 1 घंटे में उनके मूवमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। सो वो एक डोपामिन क्लिनिकल टेस्ट है, उससे पक्का फ़ायदा होता है। सो उसके सिवा दूसरी तो कोई टेस्ट नहीं है, पर दूसरे उनके जो प्रॉब्लम्स हो गए उसके लिए कुछ टेस्ट जरूर, जैसे यूरिनरी रिटेंशन है क्या, ये है क्या, वो सब टेस्ट करनी पड़ती है। तो मैडम हमने पेशेंट का साइन सिम्टम्स देखा, क्या क्या चिन्ह है, हमने निदान के लिए दिखा, तो फिर इलाज के लिए हम क्या सोच सकते हैं मैडम? आप इलाज आप कैसे करते हैं? आपने बोला ना इट इज़ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के वो, अच्छा तो फिर इलाज की बात आवे तो आप क्या इलाज करें? की बात आती है, इट इज़ प्रोग्रेसिव, पर मेरा एक वर्ड स्लोली प्रोग्रेसिव, बहुत धीमे स्लोली मीन्स काफ़ी बार मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने बोला ना काफ़ी बार 6 महीने साल भर तो मालूम ही नहीं पड़ता हमें पार्किंसन है। इसलिए मैं यूजुअली पार्किंसन की बीमारी पेशेंट को समझाती हूँ ना, ये 3 तबक्के हैं जिंदगी के, एक बचपना, दूसरी जवानी, तीसरा बुढ़ापा, तेरा बचपने का चल रहा है। शुरुआत में पेशेंट आता है सो डर मत, बचपने के अपने इतने सारे साल होते हैं। सो बचपना है, आप नाचते रहो, कूदते रहो, काम करते रहो, जितनी ज़रूरी पड़े दवा दो। पर काफ़ी बार पेशेंट को बहुत कम दवाओं से 3-4 साल निकल जाते हैं। वो रोज़ की 2 गोलियाँ लेता है, काफ़ी बार किसी की 3 हो जाती होगी, 3-4 साल 5 साल निकल जाते हैं, पर बाद में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरे को बीमारी है, बीमारी रेगुलर मान के दवा बराबर लेने लगते हैं। इसलिए जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब पेशेंट डायग्नोसिस एक्सेप्ट करता है, तब मैं बोलता हूँ कि वो जवान हो गया है पेशेंट, पार्किंसन के लिए मैच्योर हो गया। फिर दवाओं के साथ भी वो अपने घर के काम करते हैं, घर संभालते हैं, ड्राइव करते हैं, हर चीज़ कर पाते हैं, सोशलाइजेशन कर पाते हैं। बस उनको वही समझाने वाला चाहिए कि थोड़ा सा ऐसे दिखता है इसलिए घर में नहीं बैठना है। और मेजॉरिटी अगर समझो 50 साल का पेशेंट है, उसको उसकी पूरी फैमिली संभालना है, वो घर पे तो नहीं बैठेगा, वो तो 100% अब एक्टिव रह के काम करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं जॉइन करूँगी। इसमें काफ़ी बार 10-12 साल टोटल बीमारी के, काफ़ी बार किसी की ज़्यादा निकल जाते हैं, किसी की कम निकल जाते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब दवाइयाँ कम काम करती है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और फिर बाद में उस टाइम पर पेशेंट को मैनेज करना, समझाना, और पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के रिलेटिव को मैनेज करना काफ़ी बार बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट दूसरे भी, जैसे नींद में से उठ के पेशेंट भागने लग जाता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कभी डिमेंशिया, भूल जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में खड़े हो जाते हैं। पर तब तक समझो 55 की उम्र में बीमारी हुई है, तो तब तक शायद वो हो जाता है, 65-70 के आसपास आ जाता है। सो ठीक है, 10 साल तो निकल गए, कोई के ज़्यादा भी निकलते, कोई के थोड़े कम भी निकलते। तो क्योर के लिए मेडिसिन तो बोला मैडम, तो और क्या क्या कर सकते हैं? सपोज कोई आप बोलो फिजियो, आपने बोला कि भाई मेंटल अलर्टनेस करने का, फिजियोथेरापी कराने की, कसरत कराने की, तो आप और क्या क्या हम सलाह दे सकते हैं? दवा तो लेने वाला है पेशेंट, बाकी की चीज़ है, हमने बोला 2 चीज़ में नॉन मोटर सिम्टम की कोई दवा देते हैं और उनके सेवा फिजियोथेरापी। हाँ,
वो दवाइयाँ देखो पार्किंसन की काफ़ी आती है, काफ़ी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। अभी आजकल ये बोलते कि 100% इफेक्टिव है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आप बोलते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इफेक्टिव तब तक है जब तक आपके दिमाग में सबस्टेंशिया नाइग्रा में सेल्स है कि वो क्या है आपको स्मूथ कर रहे हैं, वो बीमारी निकाल आपको इसकी जो सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर जो सेल्स है डोपामिन प्रोड्यूसिंग उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एक्चुअली आप जो डोपा की गोली ले रहे हो वो गोली डोपामिन में कन्वर्ट उस सेल के अंदर हो रही है और उसके अंदर वो स्टोर हो रहा है। सो अगर वो सेल ही नहीं होगी, सेल जीरो होगी तो डीबीएस नहीं काम करेगा। तो मैडम एक छोटा सा अभी पढ़ा था तो याद आया, तो जीन ट्रांसप्लांटेशन लेटेस्ट थियरी ऐसा काफ़ी आर्टिकल फेसबुक पे गूगल पे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जीन ट्रांसप्लांटेशन से ज़्यादा जापान स्टेम सेल थेरापी है। तो वो स्टेम सेल थेरापी प्राइमरी स्टेज, स्टेम सेल थेरापी के फायदे होने ही चाहिए क्योंकि जो नहीं है वो रिप्लेस कर रहा है, वो सेल प्रोड्यूस कर रहा है। पर अभी सक्सेस कितने ट्रायल्स चालू है, इसको मेरे को लगता है नाम इसका कुछ बेल्डा न्यू प्रोसेल ऐसे है और वो 100% सक्सेसफुल है नहीं है अभी तक पता नहीं है। फिर दूसरी भी एक थेरापी है डिसीज मॉडिफाइंग के लिए देते हैं, तो वो जैसे बाकी सब बीमारियों में देते हैं, पर वो जो सीन्यूक्लिन जो इसके लिए डिफेक्ट है उसके लिए वो काम करती है। पर ऑलरेडी अगर आपका डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो वो कुछ काम आएगा नहीं, पर दूसरी ट्रीटमेंट्स है वो काफ़ी काम आती है। मैडम अच्छा, अभी फिजियोथेरापी, योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक एंड टाई चाई, आप 5 में से टूंक में हमको पेशेंट के बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए? पेशेंट से जो होता है सब कराना चाहिए। सही बात है। पेशेंट को सोशलाइजेशन कराना चाहिए, सोशलाइजेशन अवॉइड मत करो। हर जगह पेशेंट को ले जाओ, काफ़ी पार्किंसन के ग्रुप है वहाँ पे भी जा सकते हो। और काफ़ी बार जब दवाइयाँ नहीं काम आती है तो लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ भी निकली हुई है, पेशेंट को फ्रीजिंग होता है उस टाइम पे यही डोपा की गोली हम लोग नींबू शरबत में डाल के दे देते हैं, एपोमोर्फिन आजकल आया हुआ है। सो ऐसे तो बहुत सारी ड्यूओडोपा बोल के है, यानी पेट के अंदर जो इसके अंदर जो जेजुन में अंदर वो पंप डालते हैं उसके अंदर दवा डालते हैं। सो वो दवा लॉन्ग एक्टिंग रहती है क्योंकि स्टमक में जब दवा जाती है लॉन्ग टाइम जब दवा चल रही है तो वो नेचुरल है, आपका दिमाग में भी सही गई है। और पेट की मैंने जैसे बोला पेट का और इसका संबंध है तो पेट का भी एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बेल्सिंग और एब्सॉर्प्शन, ये सब प्रॉब्लम होते ही नहीं है, उसके कारण वो दवा पूरी जाती नहीं है अंदर। सो वो दवा बाईपास करने के लिए सबक्यूटेनियस फॉर्म डालते हैं, उसमें से दवा देते हैं। सो ऐसे तो बहुत सारी सब खर्चे वाले हैं आगे के जो आप बड़ी चीज़ों के लिए जाओगे। मैं यूजुअली जो दवाइयाँ है मेरे पास उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ और उसके साथ में पेशेंट को नींद नहीं आती हो तो नींद के लिए दवाइयाँ, कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ, और उसके साथ में उसको बोलती हूँ भाई जितना हो सके मूवमेंट रखो, कीप मूविंग, ईट हेल्दी, पानी बराबर पियो और जहाँ तक हो सके नींद बराबर। मतलब मैं भी हमारी प्रैक्टिस में देखा है सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन तो बोलता हूँ अपन हर एक पेशेंट को फिजियोथेरापी के लिए मैं इंसिस्ट करता हूँ योगा एंड मेडिटेशन, क्योंकि म्यूजिक ने सब अलग अलग निकले हैं। अपन बेसिकली फिजियोथेरापी करानी चाहिए, मेडिसिन और केयर टेकर को भी एजुकेशन थोड़ा देने की। केयर टेकर के लिए 2 शब्द मैडम आपको बोला। केयर टेकर के लिए मैं क्या बोलूँ, केयर टेकर ही मेन चीज़ है इस बीमारी में। मैं तो बताती हूँ यूजुअली कि केयर टेकर को खुद की केयर लेनी चाहिए, खुद के लिए टाइम देना चाहिए और केयर टेकर को रिलीव करने के लिए भी कोई होना चाहिए कि जिससे केयर टेकर भी अपनी खुद की लाइफ थोड़ी बहुत रिलैक्स होकर करे। और केयर टेकर अपनी जो भी केयर टेकर हो या स्पाउस हो उसके साथ में दोनों मिलके डांस करने की कोशिश करो, दोनों मिलके गाने की कोशिश करो, दोनों मिलके अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है उसको आप हैप्पी रख सकते हो। और हैप्पीली अगर बीमारी है पर आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है तो दोनों मिलके एक्टिविटीज़ करोगे तो उससे फ़ायदा आपको दोनों को ही होगा। ये दिमाग के अंदर ये सबस्टेंशिया नाइग्रा कह के ये जो एरिया है ये यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है, ये नाइग्रा यानी ब्लैक है। पार्किंसन की बीमारी में ये कम हो जाता है। ये देखिए इधर ये बिल्कुल वाइट सफ़ेद हो गया, ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा अच्छा दिख रहा है ये चला गया, ये पार्किंसन के पेशेंट का है। और ये है कहाँ पे, ये दिमाग में थे यहाँ पे जो लाल दिखाई है ना, इतनी सब भाग है पर इतने पूरे आदमी को नहीं जाता है।
पार्किंसन के लिए सबसे अच्छी थेरापी है ग्रुप थेरापी। उसे अगर वंस ए वीक भी अगर ये सब लोग किसी एक ग्रुप के साथ मिलेंगे ना, उनके साथ उनके जैसे ही लोग होंगे तो नेचुरल है, उनको ऑड भी नहीं लगेगा और उनके साथ में एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो है डॉक्टर हितश्री और डॉक्टर पूजा के साथ ऑन ग्रुप थेरापी इन पार्किंसंस। थैंक यू मैडम, आज ऑन 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसन डे हमने काफ़ी बेसिक और सब इम्पोर्टेंट बात जो पेशेंट के लिए केयर टेकर के लिए है वो काफ़ी शेयर करिए, डिटेल में समझाइए। ने मुझे चौक्कस मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली ये आज की बात हर एक लोग के पास जाएंगे, उनको ज़रूर फ़ायदा करेगा, उनको ज़रूर जहाँ फ़ायदे की ज़रूरत पड़ेगी और वो योग्य लगे वहाँ ज़रूर ये लोग सुनेंगे। तो उनके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, समाज में उनका काफ़ी अलर्टनेस में जागृति आएगी, पेशेंट का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, रिलेटिव को भी लगता है कि ये पेशेंट समझने वाला पेशेंट है। पार्किंसन को लोग अवॉइड करते हैं पेशेंट को, ये सोशल स्टिग्मा है वो भी उनसे दूर होगा। तो आज का दिन पे हमने जो ये छोटा सा हमने पहल की है, छोटा सा लोगों के लिए हमने बातों शेयर की है, वो ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। आभार।